हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं अपनी फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में। तो पहले देखो, पहले वाले वीडियो में हमने कूलाम्स के लॉ तक पढ़ लिया था। अब देखो कूलाम्स के लॉ के आगे के कुछ कांस्टेंट की वैल्यू थी। एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूँ। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है हमारा कूलाम्स का लॉ। तो देखो सबसे पहले इसमें बात आती है कि 1/4πε0 की इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो F 1/4πε0 के इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो देखो इसकी यूनिट होगी, ये फोर्स है, इसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे सपोज करो इसको सी मान लो, देखो इसको सी मान लो, इसको सी, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। तो देखो इसकी वैल्यू निकालेंगे सी का, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो देखो इसकी यूनिट बल की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर। अच्छा इसकी भी कूलाम और इसकी भी, तो क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हो गई ये। अब बात आती है इसमें कि देखो ये के क्या होता है। तो के होता है हमारा माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। और इस के की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है वायु के लिए, और के की वैल्यू 80 होती है जल के लिए। ठीक है, 1 होती है वायु के लिए और 80 होती है जल के लिए। अब क्वेश्चन देखो, बड़े ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं, आयनिक कंपाउंड यानी आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक जो जल में घुलने पर आयन देते हैं, जैसे NaCl है, जैसे नमक है। तो जब इस नमक को हम वायु में रख दें तो ये टूटता नहीं है, यानी घुलता नहीं है। और अगर हम जल में रख दें तो ये घुल जाता है। क्वेश्चन समझना मेरी बात को, कि नमक को, जैसे नमक है, हम एक नमक का कंकड़ लेना इतना बड़ा और उसे वायु में रख देना। वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन रखा रहेगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। लेकिन उसी को तुम 1 गिलास पानी में डाल देना, 1 घंटे बाद या 15 मिनट बाद क्या होगा, वो पूरा पूरा घुल जाएगा। क्यों, इसका कारण क्या हुआ। तो देखो कूलाम यहाँ कार्य करता है कूलाम्स का लॉ। तो देखो सबसे ये के की वैल्यू कितनी जितनी कम होगी, आकर्षण बल यानी आयनिक कंपाउंड में, यानी NaCl था, ये NaCl, तो इस पे पॉजिटिव आयन, Cl पे नेगेटिव आयन। तो कौन सा बॉन्ड कार्य करेगा, इसके आकर्षण बल। कौन सा, आकर्षण आकर्षण बल। ठीक है, अब इस आकर्षण बल का मान वायु में कैसा होगा और जल में, यानी कहाँ ज्यादा होगा। तो देखो के का मान जब कम होगा तो आकर्षण बल कैसा होगा, ज्यादा। तो के का मान कम किस में है, वायु में। के का मान किस में, 1। देखो यहां से ऐसे कर लो, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/k। तो के का मान जितना कम होगा, आकर्षण बल का मान उतना ही अधिक होगा। तो के का मान 1 किस कम है वायु में, तो वायु में आकर्षण बल कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो इसी कारण आकर्षण बल ज्यादा होने के कारण नमक वायु में नहीं टूटता, लेकिन जल में क्या हो जाएगा, 80। अब के की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो के की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो आकर्षण बल कैसा हो जाएगा, कम। जल में तो आकर्षण बल कैसा हो जाएगा, कम। तो आयनिक कंपाउंड के बीच जब आकर्षण बल का मान कम हो जाता है, तो आकर्षण बल के मान कम होने के कारण नमक क्या होता है, पानी में आसानी से टूट जाता है, यानी घुल जाता है। और यही कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनर्स भी पूछ लेते हैं प्रैक्टिकल वगैरह में, कि नमक को वायु में क्यों नहीं टूटता और जल में क्यों टूट जाता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद आते हैं हमारे, तो कूलाम बल की सीमाएं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके बाद कूलाम बल की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ कूलाम फोर्स।
या कूलाम्स लॉ लिखेंगे, कूलाम बल की सीमा है। लिमिटेशंस ऑफ कूलाम लॉ। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखना कि जब दो चार्ज, ये एक चार्ज Q1 हो गया, एक ये चार्ज Q2 हो गया, और एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो जब ये दोनों चार्ज एक दूसरे से r दूरी पर किस अवस्था में रखे हो, ब्राह्म अवस्था में, यानी ये दोनों चार्ज कैसे हो, स्थिर बिंदु आवेश हो, तब ही कूलाम्स लॉ कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि कूलाम्स लॉ दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करता है। पहली लिमिटेशन है इसकी, सबसे पहली लिमिटेशन है कि कूलाम बल, फिर समझना बात को, ये दोनों आवेश रुके हुए हैं, स्थिर अवस्था में, गतिशील में नहीं है, स्थिर अवस्था में रुके हुए हैं, तभी कूलाम बल कार्य करेगा। देखो, तो कूलाम बल स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान रखो, तो कूलाम्स का जो नियम है ना, जब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितने से अधिक हो, तो 10 की घात -15 मीटर से अधिक हो, 10 की घात -15 मीटर से अधिक हो, मीटर से अधिक हो, से अधिक, तो कूलाम का नियम कितनी दूरी से अधिक के लिए लागू होता है, यानी वैलिड होता है, तो 10 की घात -15 मीटर से अधिक की दूरी के लिए लागू होता है। तो यहाँ लिखेंगे कूलाम का नियम दस की घात -15 मीटर से अधिक दूरी के लिए लागू होता है। ठीक है, 10 की घात -15 मीटर से अधिक की दूरी के लिए लागू होता है। पहली दो लिमिटेशंस हो गई। तीसरी लिमिटेशंस क्या है इसकी, तो तीसरी लिमिटेशंस ये है कि ये न्यूटन्स के तृतीय नियम का पालन करता है, यानी कूलाम नियम क्या करता है, न्यूटन्स के तृतीय नियम, और न्यूटन्स का तृतीय नियम क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वस्तु भी उसी परिमाण का हमारी विपरीत दिशा में क्या लगाती है, बल आरोपित करती है। उसी को क्या कहा जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे मैं एक बॉल ली, बॉल मैंने दीवार पे हिट की, तो वो क्या हुई, वापस लौट के मेरे पास आई, तो मैंने जो दी क्रिया थी और वो मेरे पास बॉल दीवार से आई, तो वो क्या हुई, प्रतिक्रिया। ठीक है, जैसे हम किसी के गाल पे चांटा मार दे तो वो भी हमारा लौट के चांटा मार दे, उसी को कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया। तीसरा होता है कि कूलाम का नियम न्यूटन के किस नियम को फॉलो करता है, तो न्यूटन के तृतीय नियम को, न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। चौथा पॉइंट, अब चौथा 3 पॉइंट हो गए। कूलाम का नियम, कूलाम बल स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करता है। कूलाम का नियम 10 की घात -15 मीटर से अधिक दूरी के लिए लागू होता है। कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। 3 पॉइंट हो गए, यहाँ तक तीनों क्लियर हो गए। अब बात चौथा पॉइंट होता है कि कूलाम का बल, एक और लिमिटेशन है, कूलाम का बल संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल का मतलब होता है इसकी ऊर्जा, काइनेमेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या रहते हैं, स्थिर रहते। लेकिन चौथा सरल सा लिमिटेशन लिखवा दे रहा हूं मैं आपको
कि ये ध्यान रखना कि कूलाम का नियम अनंत दूरी तक कार्य करता है। तो ये लिखना कूलाम का नियम या कूलाम का बल, कूलाम का बल की अनंत परास होती है या अनंत दूरी तक कार्य करता है, तो दूरी तक कार्य करता है, ठीक है। ये 4 लिमिटेशन है। अगर 5 भी लिखना चाहो तो ये लिख दो, कूलाम का बल संरक्षी बल होता है। कूलाम का बल संरक्षी मतलब जिसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कैसी हो, कंजर्व्ड हो, संरक्षी बल होता है, नियत हो गतिज ऊर्जा, ठीक है। ये 5 और लिमिटेशन है आपकी कूलाम्स के बल की। इसमें से अगर कोई लिमिटेशन समझ में नहीं आती है तो मुझे बता देना। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद हम आपका देखो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि जो कूलाम का बल था इसमें सी की विमा, तो देखो इसको क्या मान लेंगे, मैंने अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इसको मान लेंगे सी। और हम जानते हैं Q की विमा, Q बराबर क्या होता है आई टी, तो I की विमा क्या होती है A। जैसे देखो Q बराबर क्या होता है I गुणा T, मैंने आगे इसकी परिभाषा में बता दिया था। तो I की विमा A होती है और T की विमा तो T होती है, यानी समय की विमा T और करंट की विमा क्या होती है A। तो देखो इस वाले की AT और इस वाले की AT और इसकी L स्क्वायर। तो देखो अब बल की क्या होती है, बल की होती है MLT-2 A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। L देखो L की स्क्वायर की जामा कर देंगे तो LQ अपॉन में देखो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे लेके आएंगे इसको A स्क्वायर और T स्क्वायर। ये निकल के आई आपकी सी की विमा। तो ये टी ऊपर जाके किसकी हो जाएगी माइनस के, और माइनस के 2 और माइनस के 2 माइनस के 4 और ए ऊपर जाके किसकी हो जाएगी माइनस के 2। तो ये है आपकी उसकी क्या कहते हैं सी की विमा। और देखो यहीं से अगर एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालनी हो तो कुछ नहीं, इस विमा को एप्सिलॉन नॉट की विमा अगर इसकी विमा निकालनी हो तो कुछ नहीं करना, बस इनको उल्टा कर दो। तो m प्लस का है तो माइनस का कर दो, l प्लस का है तो माइनस का, t माइनस का है तो प्लस का कर दो, और a माइनस का है तो प्लस का कर दो। ये हो जाएगा, ये आपकी एप्सिलॉन नॉट की विमा हो गई। तो देखो कूलाम्स का लॉ आपका यहाँ तक ये खत्म हो गया। अब इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक। देखो हमारा जैसे ही हमारा ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इस पहले चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, सारे जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं, और भी अच्छे एग्जाम्स के क्वेश्चंस लगवाऊंगा मैं आपको, आप देखते रहना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक किसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है माध्यम का परावैद्युतांक।
ठीक है। इंग्लिश में कहें तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। देखो इसका फॉर्मूला होता है के बराबर एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नेट का मतलब क्या है और देखो एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है माध्यम की विद्युतशीलता। ये होगी माध्यम की तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहा जाता है? माध्यम का परावैद्युतांक। समझना इसकी डेफिनेशन देखो, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता को क्या कहा जाता है? माध्यम का परावैद्युतांक। देखो इसके और भी कई डेफिनेशन है, जैसे एफ अपॉन एफ नॉट, यानी निर्वात में कूलाम बल और किसी माध्यम का कूलाम बल के अनुपात को भी क्या कहा जाता है? माध्यम का परावैद्युतांक। किसी माध्यम का विभव और निर्वात का विभव, या किसी माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निर्वात की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सभी रेशियो क्या होते हैं? आपस में बराबर। देखो ई क्या दर्शाता है? ई दर्शाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जब भी किसी के नीचे नॉट लग जाए तो ये शब्द दर्शाता है निर्वात को। और निर्वात क्या होता है? जहां वायु उपस्थित ना हो। समझ रहे हो? जहां वायु उपस्थित ना हो उसे क्या कहा जाता है? निर्वात का। निर्वात शब्द का मतलब जहां वायु उपस्थित ना हो, तो यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यह निर्वात की तीव्रता, ये निर्वात की विद्युत क्षेत्र की निर्वात, और ये कूलाम बल, ठीक है, कूलाम बल। और ये क्या है? विद्युत विभव, विद्युत विभव, ठीक है। नॉट का मतलब ये निर्वात में कूलाम बल, ये निर्वात में विद्युत विभव, ये निर्वात में की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले क्वेश्चन से यही पूछा जाता है कि माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है? तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहा जाता है? माध्यम का परावैद्युतांक। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, परीक्षण आवेश। कौन सा? परीक्षण आवेश। इसे मैं यहां लिख दूं परीक्षण आवेश। इसे इंग्लिश में कहा जाता है टेस्ट चार्ज। देखो परीक्षण आवेश क्या होता है? तो देखो परीक्षण आवेश को दर्शाया जाता है क्यू नॉट से, ठीक है। अब क्या है, हमने एक प्लस क्यू चार्ज का एक आवेश लिया, इस पर हमें बता कि प्लस क्यू चार्ज, और इस परीक्षण आवेश है, तो इस परीक्षण आवेश की सहायता से इसका प्रभाव ज्ञात किया जाएगा। समझ में आ रही है? तो एक ऐसा आवेश जिसकी सहायता से अन्य आवेशों का प्रभाव ज्ञात किया जाता है। समझना, इस परीक्षण आवेश की सहायता से इस आवेश का क्या ज्ञात किया जाएगा? प्रभाव। तो देखो प्रभाव कैसे याद करेंगे? हमें नहीं पता इस परीक्षण आवेश पर प्लस का चार्ज है या माइनस का चार्ज है। हम इस प्लस क्यू चार्ज को इसके पास लेकर आए, अगर ये चार्ज रिपल्स हो रहा है यानी दूर जा रहा है, तो इसका मतलब ये सेम चार्ज हो गया, तो इस पर प्लस का चार्ज हो गया। और अगर ये इसके पास आ रहा है तो इसका मतलब ये विपरीत चार्ज हो गया, माइनस का हो गया। तो इसका आवेश पता चल गया, नहीं चल गया? तो यही कहता है कि एक ऐसा आवेश जिसकी सहायता से अन्य आवेशों का प्रभाव ज्ञात किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? परीक्षण आवेश। और इसे क्यू नॉट से दर्शाया जाता है। क्या लिख देना? एक ऐसा आवेश, एक ऐसा आवेश जिसकी सहायता से
अन्य आवेशों का प्रवाह ज्ञात किया जाता है, प्रभाव ज्ञात किया जाता है। उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। ऐसे किससे दर्शाते हैं? क्यू नॉट से दर्शाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। तो देखो एक साइड टेबल बना लेना तुलना के लिए। कूलाम बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। ठीक है, ऐसे करके बना लेना एक कॉलम। ठीक है, इधर डाल लेना कूलाम बल और इधर डाल लेना गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पहला पॉइंट है Q1 और Q2 r दूरी पर। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। देखो सबसे पहले पॉइंट याद रखना कि कूलाम का बल किस बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करता है? स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, मैंने पहले ही बताया था। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? F बराबर Gm1 m2 बट्टे r स्क्वायर। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसके मध्य कार्य करता है? दो गतिशील पिंडों के मध्य। ये पिंडों के मध्य कार्य करता है, ये आवेशों के मध्य। ठीक है, पहला ये दोनों किस दूरी पर रखे गए? एक दूसरे से r दूरी पर। पहला पॉइंट तो यही हो गया कि ये देखो नोट्सों में लिखे हुए हैं, मैं इनकी थ्योरी नहीं लिखवा रहा, यहाँ पे नोट्स दूंगा ही मैं आप लोगों को, तो उसमें से निकाल लेना। ठीक है, पहली बात कि कूलाम का बल दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के मध्य कार्य करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है कि कूलाम का जो बल है, ये कूलाम का बल, इसकी दोनों प्रकृति हो सकती है, यानी आकर्षण की भी प्रकृति हो सकती है और प्रतिकर्षण की प्रकृति होती है। यानी इसकी प्रकृति, कूलाम बल की प्रकृति जो है, प्रकृति आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार की होती है, दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये इसकी प्रकृति केवल क्या होती है? आकर्षण, केवल आकर्षण प्रकृति होती है, केवल आकर्षण प्रकृति होती है, प्रकृति होती है। अब बात आती है कि इन दोनों में मजबूत बल कौन सा होता है? तो कूलाम बल गुरुत्वाकर्षण बल से मजबूत होता है। क्या लिखेंगे? कूलाम बल सबसे मजबूत होता है, से मजबूत होता है। और ये क्या होता है? ये कूलाम बल से कमजोर होता है, ये कूलाम बल से कमजोर होता है, जो होता है। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए।
तो देखो कूलाम बल दो आवेशों पर निर्भर करता है। बल दो आवेशों पर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों पर निर्भर करता है। बल दो पिंडों पर निर्भर करता है, पिंडों पर निर्भर करता है। तो देखो एक और पॉइंट लिखना चाहो तो इसमें कूलाम बल में निर्वात की विद्युतशीलता का प्रयोग किया जाता है कांस्टेंट के रूप में, और इसमें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रयोग किया जाता है। यही पांचों पॉइंट हैं आपके इससे रिलेटेड, इन पांचों में डिफरेंस है।